Very good morning, everyone. Today we will start the chapter Electoral Politics. This chapter starts with a newspaper report. I'll just read it out. That the time is after midnight, an expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment, and the crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arose hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. and he has already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for these elections. So ये जो newspaper report है, it is about the state assembly elections in Haryana in 1987. हरियाणा के 1987 के जो विधानसभा इलेक्शंस हैं उसकी ये रिपोर्ट है। और उस टाइम पे 1987 में जब इलेक्शंस हुए थे, then the state was being ruled by the Congress party since 1982. Opposition में जो लीडर था, he was चौधरी देवीलाल. He had formed a new party also that was named Lokdal, and he led a movement called न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस। सी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो वो कोई ना कोई एक एजेंडा है, कोई ना कोई एक इशू ले लेती हैं और उस पे बेस्ड वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। सो ये जो चौधरी देवीलाल जी थे, इनकी जो पार्टी थी दैट वाज न्याय युद्ध, इट जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस। कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने एक पावरफुल आप कह सकते हैं ऑपोजिशन स्टैंड खड़े करने के लिए कुछ और पॉइंट जो पार्टी थी ऑपोजिशन पार्टी से उनको ज्वाइन कर लिया। और जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो देवीलाल की ने ये प्रॉमिस किया था वोटर्स को कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस जीत जाती है तो द गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है या किसान जो है उनके लोन्स जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। And he promised that this would be the first action of his government. So it is always there कि elections के टाइम पे political parties कोई ना कोई promise जो है वो करती हैं और वो attract करने की कोशिश करती हैं voters को। And normally क्या होता है कि एक बार जब elections जीत जाते हैं उसके बाद promises कहाँ हैं और क्या उन्होंने further developments की हैं वो hardly matter कर जाती हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज तो बना लेते हैं बट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो फिर नहीं हो पाती हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि कई पार्टीज या कई लीडर्स होते हैं वो बहुत आप कह सकते हैं हार्ड वर्किंग, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, वो काम भी करते हैं तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, राइट। एंड द पीपल दे वोट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस आल्सो, राइट। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर ने कुछ किया ही नहीं है 5 साल तक तो डेफिनेटली जो वोटर्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और नेक्स्ट इलेक्शंस में उन्हें वोट्स नहीं देते हैं। एनीवे, हरियाणा में उस टाइम क्या था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, द पीपल वर अनहैप्पी विद द कांग्रेस गवर्नमेंट। सो व्हेन द देवीलाल गवर्नमेंट और द देवीलाल प्रॉमिस्ड दैट द गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट हो गए। जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने देवीलाल की जो पार्टी थी लोकदल, उसे अच्छे से फेवर किया। लोकदल और उसकी जो पार्टनर्स थे उन्हें काफी सीट्स मिली। कितनी मिली? 90 में से 76 सीट्स जो थी वो लोकदल एंड अलाइज को चली गई। और लोकदल अलोन हैड 160 सीट्स और उनको सिंपल क्लियर मेजॉरिटी मिली असेंबली में, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट बना पाए। और कांग्रेस से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। नाउ इलेक्शंस वर वन बाय लोकदल। नाउ द देवीलाल he became the chief minister there, right? So the governor also invited Devilal to the new chief minister, and 3 days after the results were declared he became the chief minister, and as soon as he became the chief minister his government issued the orders waiving the outstanding loans of
स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जब ये चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि जितने भी स्मॉल छोटे फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है, इनके जितने भी लोन्स अगर पड़े हुए हैं, अगर उन्होंने जो बैंक से लोन ले रखे हैं अगर वो पड़े हुए हैं तो वो वेव ऑफ कर दिए, उसे माफ कर दिया। और ये जो पार्टी थी उसने फर्दर आगे रूल किया। अब जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए, इतने टाइम पीरियड में 3-4 साल का जो टाइम पीरियड था बीच में, उसमें ये पार्टी लोगों को खास अट्रैक्ट नहीं कर पाई। उससे क्या हुआ कि नेक्स्ट इलेक्शंस जब हुए तो अगेन द कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में सबसे मेन चीज जो है टू विन द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। अगर वोटर्स कॉन्फिडेंस में हैं, आपके वोटर्स अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर ही आप नेक्स्ट इलेक्शन जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं। And to have a confidence, to have the trust of these voters, the basic thing which is to be there, that the leaders have to keep on working for the benefit of the people, for the development, so that कि next elections तक जो लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके और नेक्स्ट इलेक्शंस में उन्हें दोबारा वोट देके जिता सके। लेकिन एक इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक नॉर्मल हमारी टेंडेंसी क्या है कि स्पेशली हम कहेंगे अब हम वोटर्स जो है, ये बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हम लोगों की, राइट। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, 5 इयर्स बाद इलेक्शंस होंगे, सो वो पार्टी 4 इयर्स तक क्या कर रही है हम लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं देन वी जस्ट कीप ऑन कंसिडरिंग कि उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है। हमें रिसेंटली का तो याद रह जाता है, पिछला क्या किया वो याद ही नहीं रहता है। तो हम उसी बेस पर वोटिंग करते हैं कि अभी इन्होंने ओके फटाफट रोड्स भी बना दी हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवा दी हैं, या हमारे एरियाज में पार्क बनवा दिया है, एंड आई मीन काफी सारी डेवलपमेंट जो है वो कर दी है। तो जो हमारे एमएलएज होते हैं हमारे, क्योंकि इमीडिएट लीडर्स वही होते हैं, तो हम बड़े आई मीन इम्प्रेस हो जाते हैं कि कितना काम करवा दिया, एंड वी जस्ट गिव द वोट्स टू देम। बेशक उन्होंने पिछले 4 साल में कुछ ना किया हो, लास्ट के 6 महीने में कर दिया है, तो हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। और यही चीज पॉलिटिकल लीडर्स जो है दे नो दिस पल्स ऑफ द पीपल। तो आप कभी भी नोट करिए कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद 3-4 साल कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, एंड सडन ऑफ 4th ईयर एंड है या 5th ईयर स्टार्ट है, जब पता है कि अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, तो आपके खुद के एरिया में कितनी सारी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, right? Because we also know that people will just consider the recent developments which are made. तो उसी बेस पे हम लोग वोटिंग कर देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो एक स्पीड है उसके लिए हम लोग वोटर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्शंस, द क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी नीड द इलेक्शंस? हमें पता है हमारी कंट्री में हर 5 साल इलेक्शंस होते हैं, राइट? दे टेक प्लेस रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, एंड देयर आर more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. कई कंट्रीज जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, बट वहां भी इलेक्शंस होते हैं। So our question is that why do we need the elections? Before that, we should be knowing that what will happen if the elections are not there, right? अब elections अगर नहीं होंगे तो उसमें possibility क्या है कि all the people are sitting together, they are discussing on some matter and the decision is being taken, right? तो ऐसे में क्या हम इस चीज को सोच सकते हैं कि जितनी बड़ी हमारी कंट्री है जहां पे अरब की पॉपुलेशन है, क्या वो अरब जो लोग हैं वो सारे एक साथ बैठ सकते हैं, या क्या वो एक साथ डिसीजन ले सकते हैं? पॉपुलेशन इज मोर, द कंट्री इज सो लार्ज, प्लस उसमें जो लोग होंगे जरूरी नहीं है कि उनको किसी फील्ड की नॉलेज भी हो, राइट?
कुछ ऐसे भी होंगे they will not be interested in such type of process, राइट? कईयों के पास इतना टाइम नहीं होगा, कईयों के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात तो है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह पर बैठना और रूटीन में डिसीजंस लेने या लॉज बनाने, दैट इज नॉट एट ऑल अ इजी वन, राइट? पीपल कैनॉट सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक द डिसीजंस। अब अगर हम आपकी क्लास की बात करते हैं, क्लास छोटी होती है आपके, राइट? तो उसमें इट इज पॉसिबल फॉर अस कि कोई डिसीजन लेना है, तो व्हाट वी डू कि हम कलेक्टिवली वी आर जस्ट देयर इन योर क्लास एंड कलेक्टिवली हम कोई ना कोई डिसीजन जो है वो ले लेते हैं, राइट? अब अगर पूरे स्कूल के लिए लेना है तो फिर उसमें क्या होता है, आप लोगों के क्लास मॉनिटर्स होते हैं, राइट? वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अब सारा का सारा स्कूल बैठ के तो एक जगह कहीं डिसाइड कोई डिसीजन लेना है, या आई मीन समथिंग इज टू बी डन इन द स्कूल, तो सारे एक साथ पूरे बच्चे नहीं बैठेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, तो हाँ कि हम कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है आप में से भेज सकते हैं। तो आपकी जो क्लास के मॉनिटर्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? सो वो नहीं होंगे तो या तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे, अगर वो चीज पॉसिबल नहीं लग रही है तो वही हर क्लास से एक एक बच्चा चला जाएगा और वो इकट्ठे बैठ जाएंगे और वो डिसीजन ले लेंगे। तो कन्वीनियंट क्या है कि हर क्लास से एक एक बच्चा चला गया और मीटिंग हो गई। तो ऐसे ही इतनी बड़ी कंट्री में भी यही प्रोसेस ठीक रहता है, दैट द लीडर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, राइट? अब जहां आपकी क्लास है, थोड़े बच्चे हैं, वहां हम उसको चूज कर सकते हैं, वहां पे टीचर के ऊपर कई बार डिपेंड करता है कि वो चूज कर लेती है मॉनिटर्स, समवेयर वो इलेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में अगर हम कहें कि चूज करना है तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल, राइट? तो वहां पर क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस होते हैं ताकि लोग जो है वो अपनी मर्जी से अपने लीडर्स चुन पाए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, is there a democratic way of selecting representatives without elections? कि elections ना करें, हम अपने लीडर्स चुन लें, राइट? तो ऐसा कई बार क्या होता है विलेजेस वगैरह में कि जहां पर एज के हिसाब से जो बुजुर्ग है, ये माना जाता है कि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो उसे कई बार लीडर चुन लिया जाता है, राइट? कई बार ऐसा हो सकता है कि एजुकेटेड बहुत है, जिसको नॉलेज बहुत है, हम इसको चुन सकते हैं, राइट? एंड ऐसे कुछ हम क्राइटेरियाज रख सकते हैं कि इलेक्शंस ना करें और अपनी मर्जी से चुन ले, राइट? बट इट मे नॉट बी पॉसिबल कि ऐसे लोग भी जो हम चुन रहे हैं वो दे मे बी एबल टू रिजॉल्व द डिफिकल्टीज, राइट? ऐसी चीजों में इलेक्शंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और ऐसे लीडर्स को चुनना जहां पर भीड़ में से हम एक पर्सन चुन रहे हैं अपने लीडर के लिए, तो दैट विल नॉट बी अ डेमोक्रेटिक वन, राइट? क्योंकि अगर चूज करना है तब भी सारे लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा और वहां पर उनमें से चूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? देन अगर ऐसा कोई चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? अब अगर क्लास में आपके मॉनिटर हमने चुनना है, राइट? टीचर आपके क्लास टीचर कह देते हैं कि ओके वन चाइल्ड, किसी का भी नाम ले लिया है XYZ, दैट ही विल बी द मॉनिटर। अब ही विल बी द मॉनिटर, क्वाइट पॉसिबल कि उसको बहुत ज्यादा बच्चे लाइक ना करते हो, राइट? कुछ बच्चे लाइक करते हो, ज्यादा ना, मेजॉरिटी लाइक ना करती हो। अब यही अगर इलेक्शंस होते और मेजॉरिटी डिसलाइक करती है तो वो इलेक्ट ही ना होता, राइट? फिर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और जिनको सेलेक्ट कर लिया, क्या वो लोगों की मर्जी के हिसाब से रूल करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन द रिप्रेजेंटेटिव्स? This require a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. तो ऐसा एक सिस्टम बहुत जरूरी है जहां पर लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन पाए
और अगर उन्हें लगता है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दे कैन चेंज दोज रिप्रेजेंटेटिव्स। सो यही जो मैकेनिज्म है या यही जो प्रोविजन है जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं और अगर पसंद ना आए तो उनको बाद में हम हटा भी सकते हैं। सो दैट इज द इलेक्शंस, right? So therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy। जहां पर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने हैं वहां पर इलेक्शंस जो है वो बहुत जरूरी है। हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं लीडर्स का, हमें इलेक्शन ही करना पड़ेगा। सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस। अब वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है अगर इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो अपनी मर्जी से उनको चूज कर सकते हैं जो उनके लिए लॉज बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, कि उनकी जगह पे जो लोग हैं जैसे वो दे कैन नॉट सिट एंड दे कैन डिसाइड, सो दे विल चूज दोज रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक। दे कैन चूज अ पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज लोगों को पसंद आती है, राइट? सो अब इलेक्शंस जो है ये बड़ी जगह होते हैं। अगर हम लोग पिछला चैप्टर रेफर करें, इफ वी रेफर द इलेक्शंस इन चाइना, वी नो दैट इलेक्शन इन चाइना दीज आर हेल्ड रेगुलरली, राइट? बट वी ऑल्सो नो दैट द इलेक्शंस इन चाइना आर नॉट डेमोक्रेटिक, राइट? सो व्हाट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? चाइना के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं इलेक्शंस, दैट वी विल बी डूइंग, दैट द इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट most non-democratic countries also hold some kind of elections. Now, how do we distinguish democratic elections from any other elections? राइट? तो जैसे मैंने बताया कि हमने पिछले चैप्टर में भी बड़ी जगह डिस्कस किया है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर इलेक्शंस होते हैं लेकिन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहां पर द वोटर्स आर नॉट हैविंग द चॉइस, सिंगल पार्टी रूल है, दे डोंट हैव चॉइस एंड दे आर बाउंड टू गिव वोट टू द वन पर्टिकुलर पार्टी एंड इट्स अलाइज, राइट? सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड द डेमोक्रेटिक वन। In one of the country where if the voters are threatened, if the voters are forced to vote for one particular party, then also that cannot be called a democratic one, right? तो किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं, right? So that conditions we will read out that firstly everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value, right? So हमारी कंट्री में every adult who is above the age of 18 has the right to vote and every vote has a single value. Secondly, there should be something to choose from. As I said कि चाइना में क्या था कि the people were not having the choice, right? So parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कोई भी कैंडिडेट है, दे शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट है और he or she does not belong to any political party, right? But that person can also stand in the election as a independent candidate. आप लोगों ने कई बार इलेक्शंस जो है वो आपने आई मीन आपके देखे हुए हैं आपने, सो उसमें भी यू मस्ट हैव नोटेड कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, दे आर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, राइट? तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी कंट्री में तो बहुत ज्यादा है एंड कई कैंडिडेट्स जो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इन इंडिया we have a ample of choice. जो voters हैं उनके पास they are having ample of choice and that makes a election very very democratic. Thirdly, choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. So अब ये जो choice है लोगों के पास
वो ऐसा नहीं कि अब एक बार इलेक्शन हो गया तो कितने साल तक आगे इलेक्शंस ही नहीं होंगे, वही लीडर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. दैट विल मेक द गवर्नमेंट अ नॉन डेमोक्रेटिक वन. सो इलेक्शंस जो है एक रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं. हमारी कंट्री में इट इज आफ्टर एवरी 5 years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. राइट. सो जो कैंडिडेट जिसे लोग पसंद करते हैं, लोगों के पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए उसे वोट करने की, एंड दैट पर्सन शुड get elected. And fifth one, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. इलेक्शंस जो है उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, प्रिविलेज कोई नहीं होनी चाहिए, वोट कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, राइट. इट शुड बी देयर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर. So now at least India can claim that the elections in India, these are free and fair. Long back when the electronic voting machines were not there, उस टाइम पे I mean many times it was there कि कुछ आप कह सकते हैं कि पिलफिश जो थी वो इलेक्शंस में हो जाती थी. तो अब जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज होती हैं तो उसके कारण जो इलेक्शंस है उसे हम कह सकते हैं कि काफी फेयर है. फेयर है कि जो बेईमानी है, चीटिंग जो है वो नहीं हो पाती है, राइट. तो ये जो कंडीशंस हैं हमें लगता है कि बड़ी सिंपल कंडीशंस हैं, राइट. हमें क्यों लगता है कि ये सिंपल कंडीशंस हैं? बिकॉज इन आवर कंट्री ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड. In our country, in India, when the elections are there, so all these things, all these conditions are fulfilled. So we can think कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशंस हैं, ये तो सारी कंट्रीज फुलफिल करती होंगी, बट ऐसा नहीं है. If we say that everyone should have the right to vote, तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे every adult is having the right to vote. कई जगह ऐसे हैं जहां पर ये फ्रीडम जो नहीं है, वहां पर सिलेक्टेड लोग जो है वो ही वोटिंग कर सकते हैं. इफ वी से कि इलेक्शंस आर टू बी देयर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर लोगों को प्रेशराइज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए. ऐसी कंडीशन हमारी कंट्री में नहीं है, राइट. सो एज आई सेड कि these conditions may look simpler to us, but these are not at all a very simple one. We find it simple one because these all are fulfilled in our country. So in this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. So पिछले elections जो हैं आपने जो अभी observe किए होंगे recently, that was in 2017 जो पंजाब के elections हुए थे, right. Punjab state assembly elections plus then 2019 the Lok Sabha elections. तो आपने दोनों ही इलेक्शंस जो है वो देखे हुए हैं, स्टेट असेंबली के भी देखे हुए हैं आपने और लोकसभा के भी देखे हुए हैं. तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं एंड यू कैन से कि इट इज अ मोर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, राइट. So tomorrow we will cover that is it a good to have the political competition, right, and we will cover the topic that what makes the elections in India a democratic one, and even what the process of elections is and how it takes place. So these all things will be covered in tomorrow's class.